Hello, my lovely students out there. This is ARK representing NRK9. Dear all. सेशन स्टार्ट करने से पहले एक आध छोटी छोटी क्वेरीज थी, मैं फटाफट से उनका आंसर कर दूं। क्वेरी एग्जैक्टली क्वेरी नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी ये था कि सर क्या हमें सेपरेट नोट्स बनाने हैं अलग से। डियर ऑल, मॉड्यूल मैं बार बार कहता हूँ रेफर कीजिएगा, और मॉड्यूल में इसलिए आपको हाईलाइट कराते हैं ताकि आप मॉड्यूल में नोट भी करें, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो नए स्टूडेंट ज्वाइन किया उनको बता रहा हूँ, हो सकता है उन्हें पता नहीं है अभी तक, वो इन्फॉर्म नहीं होंगे। आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज इसलिए की जा रही है ताकि आप लोग की राइटिंग प्रैक्टिस है। आप लोग समझो यार, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर मॉड्यूल फर्स्ट अटैम्प्ट कर चुके हो, सेकंड के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आपको पता है 3 आवर्स के पीरियड में बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए डिफिकल्ट होता है जो एक्चुअली लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कर रहा है। सो ये रेगुलर टेस्ट सीरीज जो वीकली कंडक्ट की जा रही है वो इसलिए की जा रही है ताकि आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो सके। सेकेंड, आपका देखो अटैम्प्ट में ड्यूरेशन जो आप बहुत ज्यादा लेते हो वो कम हो सके, ठीक है, और इफेक्टिव आंसर कर सको। एक बात समझो ना, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स आप अगर सोच रहे हैं कि यार बीकॉम का एग्जाम की तरह मैं अटैम्प्ट कराऊंगा, वैसे मैं बीकॉम को कोई कम नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ जगह ऐसा हाँ होता है ना, लास्ट दिन 7 डेज की स्टडीज कर ली और आगे एग्जाम करा है। मैं यहाँ कह रहा हूँ प्रोफेशनल स्टडीज है तो बहुत सिंसियरली स्टडीज करनी पड़ती हैं। सो अगर सीएस बनने का ठान लिया है तो यार एफर्ट्स तो फिर आपको देना ही होगा, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली सीएस आपको बहुत कुछ देगा, आई एश्योर यू। ऑलराइट, सो याद देखिएगा क्या कह रहा हूं आपको कि टेस्ट सीरीज रेगुलर मिलेगा। नोट्स अगर आपको लगता है कि आप इजीली आप सारे सब्जेक्ट्स मैनेज कर पा रहे हैं, एट द सेम टाइम आप 9 सब्जेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं, 7 सब्जेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं या फिर फाइनल की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनल की 9 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, और आपको लगता है कि इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप लिख के नोट्स बना सकते हैं अलग से, तो बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बट जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर थोड़ा स्टडी करना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल में हाईलाइट कीजिएगा, वहां नोट भी कीजिएगा छोटी छोटी बातों को। जब मैं नोट्स आपको अलग से बोलता हूं तो उसे नोट कर लीजिएगा, ऑलराइट। और रेगुलर टेस्ट सीरीज आपकी परफॉर्मेंस को ऑफ कोर्स NRK9 इवैल्यूएट कर रहा है, मैं आपको चेक करके बताता हूं आप क्या कहां गड़बड़ कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे हैं। सो रेगुलरली आपको अपडेट्स मिल रही हैं। ये स्पेशली मैंने उनको बोला था जो नए अभी स्टूडेंट एनरोल हुआ है, ऑलराइट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। इंपॉर्टेंट है यार, बता दूं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यार। और एक सुनो, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं उसके अलावा बता दूं आप लोगों को, आप लोगों का प्रोफेशन में आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये तो आपका कोर फील्ड है ना, समझो। आप लोगों को सीएस बनने के बाद में कंप्लायंसेस की ड्यूटी मिल जाएगी यार, कंप्लायंसेस चेक कीजिएगा। कंप्लायंसेस है क्या? आप डिपॉजिट वाला चैप्टर पढ़ा था, मुझे पता है बार बार आप वहां देखेंगे, अभी यहां देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर ये तो आपको ऐसे याद करवाएंगे, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस समझना क्या है। देखो आपका ना एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लोगों को आता होगा क्या कि आपने ये पूरा थॉरो प्रोसेस पढ़ लिया। सपोज जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, कंपनी को आपने ज्वाइन किया, ठीक है, अब आप एक कंप्लायंस ऑफिसर या स्टैट्यूटरी ऑफिसर की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि ये आप चेक करें कि कहीं कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने से रह तो नहीं गया था। जब आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया था आपका कंपनी ने, ये रिन्यू किया था, इज इट क्लियर। तो ये पूरा थॉरो प्रोसेस जो यहाँ पर है वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या है कि वह चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं और वहाँ टिक मार्क किया जाता है चेक करके कि जो डिपॉजिट्स के एप्लीकेबल रेगुलेशंस हैं, सेक्शंस हैं कंपनी एक्ट के, वो प्रॉपर कंपाइल हुए या नहीं हुए। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है 4 to 5 मार्क्स के लिए, इजीली 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिंपल सा है। सो अगर चैप्टर पूरा समझ में आ गया है और ऑफ कोर्स कोई क्वेरी नहीं आया था, फिर भी कोई क्वेरी आएगा तो आंसर करूंगा। तो अगर चैप्टर पूरा समझ में आ गया है तो इसे पढ़ना बेहद ही ईजी होने वाला है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए रेडी भी किया हुआ है ताकि आप एक बार समझ लें, फिर हम थोड़े से थॉरो स्टडी करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को बेटा, आप ही के लिए, ठीक है, आप ही के लिए। आप सुनते चल जाओ बात से। आपको पता है कि हम जब डिपॉजिट इशू का कॉन्सेप्ट रखते हैं तो हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग कॉल करना पड़ता है। बोर्ड मीटिंग कॉल करने का रीजन क्या होता है समझिएगा, जो प्रपोजल रखा जा रहा है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स वो चेक करना होगा। तो चेक लिस्ट में जाके क्या देखेंगे कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी अप्रूवल दी थी, तो वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज गिवन द अप्रूवल और नॉट, क्लियर है, ये बात चेक करेंगे। प्लस उसी मीटिंग के अंदर वो इशू करेंगे नोटिस टू कॉल द जनरल मीटिंग, तो ये चेक करना होगा। याद रखना चेक लिस्ट का काम कब हो रहा है, ये पास्ट एक्ट को वेरीफाई कर रहा है इन प्रेजेंट। पास्ट एक्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब है जो एक्ट्स कंपनी कर चुकी है अब उसको चेक कर लेना है अभी कि भैया वो प्रॉपर कंप्लायंसेस हुए नहीं हुए हैं, क्लियर एकदम। तो क्या चेक करेगा कि बोर्ड मीटिंग हुआ था, ठीक है, वेदर कंपनी हैज होल्ड इट्स बोर्ड मीटिंग एंड इशू सर्कुलर, वो इशू नोटिस टू द कॉल जनरल मीटिंग,
देन जनरल मीटिंग में क्या करेंगे, OR या SR पास करेंगे। OR इन विच केस सेक्शन 73 सेक्शन 2 अगर आप अपना मेंबर लोगों से ले रहे हैं, ये पब्लिक के पास आ रहे हैं एंड सेक्शन 76 एलिजिबल कंपनी, देन SR पास करना होगा, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि SR पास हुआ नहीं हुआ। फिर इसी को याद होगा आपको MJD 14 को फाइल करना पड़ता है। जी हाँ, जो रेजोल्यूशन पास किया गया है इस रेजोल्यूशन को आपको फाइल करना पड़ता है MJD 14 विद ROC विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग सच रेजोल्यूशन। ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपने ध्यान से लेकर सुन लेना, आई एश्योर यू, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मैं खुद एक बार स्टूडेंट रहूं ना तो मैं जानता हूं अच्छे से, जब आप सुनते हैं ना तो एग्जाम में आपको ये बातें याद आती हैं। सो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे भी इसको। ऑलराइट, सो MJD 14 फाइल करना होगा आपको, ठीक है। तो आपको चेक करना है चेकलिस्ट के अंदर जाके कि हाँ जी MJD 14 फाइल हुआ है, ऑलराइट, टिक मार्क कीजिएगा। देन उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि जर्नली एक प्रैक्टिस चलती है क्या, कि भाई अगर जो सर्कुलर इशू करना पड़ता है, जो सर्कुलर एडवर्टीजमेंट आप इशू करते हैं रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ना, उसका एक फॉर्मेट रेडी किया जाता है, मतलब जो ड्राफ्ट होता है, ठीक है, उसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, जो ड्राफ्ट होता है। तो ड्राफ्ट जो सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है वो सर्कुलेट होता है, किसको याद होगा आपको, बाद में अप्रूव हो जाने के बाद में किसको अप्रूव होता है, मेंबर्स को। तो पहला स्टेप क्या होगा, ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस को अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो चेक कीजिएगा वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बीन अप्रूव्ड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन और नॉट, उसे चेक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है अगर सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, तो आपको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है और एग्जीक्यूट करनी पड़ती है ट्रस्ट डीड इन DPT 2, फॉर्म नंबर DPT 2 आपको ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। ये बात भी आपको अच्छे से पता होगा। और ये जो एग्जीक्यूशन का काम हो रहा है ये कब हो रहा होगा, 7 डेज बिफोर ऑफ द इशू ऑफ सर्कुलर। क्योंकि याद रखना, जब हम सर्कुलर इशू करते हैं ना तो सर्कुलर इशू करने के टाइम पर उसमें मेंशन करते हैं कि कंपनी हैज अपॉइंटेड वन और मोर what deposit trustee and executed in what trustee in form number DPT 2, ठीक है। तो ये सारा मैं बोल रहा हूँ जो बेटा याद रखना, ये पास्ट एक्ट है, मतलब कंपनी कर चुका होगा। अभी क्या करना है हमको, हम ऐसा बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपका ड्यूटी बन रहा होगा कि आपको वो वेरीफाई करना होगा, टेस्ट चेक करना होगा कि हाँ जी सारे प्रोसेस फॉलो किए नहीं किए, ठीक है। तो हमने अभी जनरल से बात किया कि बोर्ड मीटिंग हुआ नहीं हुआ, चेक करिएगा, जनरल मीटिंग हुआ नहीं हुआ, चेक कीजिएगा, SR हुआ, OR पास हुआ, क्या फाइल कर दिया साथ में, ऐसा सर्कुलर जो ड्राफ्ट सर्कुलर है उसे बोर्ड ने अप्रूव दिया नहीं किया नहीं किया था, चेक कीजिएगा क्या कि आपने डिपॉजिट ट्रस्टी अपने अपॉइंटमेंट हुआ नहीं हुआ है और ट्रस्ट एग्जीक्यूट हो गया है, ये चेक कीजिएगा। और इसमें ड्यूरेशन याद देखिएगा 7 डेज बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर, ऑलराइट। इसके अलावा क्या देखेंगे कि सर एक बात और इंपॉर्टेंट आ गया, जहां पर बात हो रही होगी किसकी, सिक्योर्ड की, वहां डिपॉजिट इंश्योरेंस आएगा। इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्या कंपनी क्या एंटर हो चुकी है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी, ऑलराइट, ये चेक करना मैंडेटरी है। तो ये चेक कीजिएगा चेकलिस्ट में, राइट। क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है क्योंकि यहां तो डेट का बात होने वाला है ना, बोरिंग कर रही है कंपनी, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी और मैंडेटरी है। और क्रेडिट रेटिंग जब लेंगे तो जनरली हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कंपनी की नेटवर्थ, कंपनी की लिक्विडिटी, whether company is able to make the repayments of such deposits or not, ये सारा चीज देखना पड़ता है। तो रेटिंग लिखना पड़ेगा, उसे पब्लिश करनी पड़ती है, याद होगा एडवर्टीजमेंट में, सर्कुलर्स के अंदर जो आप मेंबर्स को देने वाले हैं, ऑलराइट। उसके अलावा सर क्या लेंगे हम, सोचो सर ये सर्कुलर है ना, सर सर्कुलर है, इसको फाइल कर देंगे विद द ROC। सर ये ROC के पास कितने दिन पहले जाएगा, 30 डेज बिफोर पब्लिक, मतलब मेंबर के पास जाने से 30 डेज पहले इसे फाइल कीजिएगा विद द ROC, क्लियर। Oh my God, सर इतना कुछ करना है। रियलिटी, इन रियलिटी, ट्रस्ट मी, मुझे ध्यान से सुनो, डियर ऑल, ट्रस्ट मी, ध्यान से सुनो, अभी के अभी याद भी होगा, इतना इजीएस्ट फॉर्मेट में रेडी किया हुआ है, एकदम क्लियर होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अभी बिल्कुल ध्यान सुनो, ठीक है। अभी मेंबर लोगों को आपने सर्कुलेट कर दिया, अब कहता है इसका एक फॉर्म लेकर आइएगा, सर इसका कौन सा फॉर्म चलेगा, याद कीजिएगा DPT 1 के अंदर एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इशू कर रहे हैं रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, क्लियर डन, ठीक है सर। ये मेंबर लोगों को हमने बांट दिया, अब ये सर्कुलर है ना, पकड़ो उसको, कंपनी का वेबसाइट है ना, तो उसका वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी का वेबसाइट पे अपलोड करना है, ऑलराइट सर, अपलोड कर दिया। अब इसके बाद क्या बचेगा सर, सुनो ना, अब ये लोगों से पैसा लेना स्टार्ट करोगे आप, मतलब एक्सेप्ट करोगे। अब कोई लोग होगा जो मनी कैश में दे रहा है पेमेंट, ठीक है, कोई कर रहा है वो चेक दे रहा है, तो आपको उसके बदले क्या करना होगा, डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करनी होगी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। किसको देना होगा, किन लोगों को होगा, जो आपका डिपॉजिटर्स है उनको कितना दिन में, विद इन 7 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक, उनको डिपॉजिट रिसिप्ट देनी पड़ेगी और जो ऑथराइज पर्सन होगा उसको साइन करके देगा।
सर उसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा? आपका जो रजिस्टर होगा, मतलब आपका डिपॉजिटर्स का रजिस्टर होगा, उसके अंदर एंट्री मेंटेन करनी है जी, एंट्री लिखनी पड़ेगी ना, किस किस को कितना कितना हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है। ऑफ कोर्स मैंडेटरी सर, डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी पास विद इन 7 days ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट डिपॉजिट्स। ऑलराइट, अब देखो यहां बात सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात और ऐड कर दूं। फॉर्म नंबर DPT-1 फॉर्मेट की बात करता है, इशू ऑफ सर्कुलर की। DPT-2 जो बात करता है एग्जीक्यूट ऑफ डीड। ऑलराइट, अगर हम DPT-3 की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा बेटा, DPT-3 एंड DPT-4। DPT-3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स की बात करता है, जो जिसके अंदर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर 31 मार्च तक की, जी हाँ 31 मार्च तक की इंफॉर्मेशन होगी, और इसको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, और ऑडिट हो जाना चाहिए 30 जून तक। इसे फिर फाइल भी करना, ठीक है, तो 30 जून तक ये ऑडिट हो जाएगा बाय द ऑडिटर। एंड DPT जो 4 है ना बेटा, वो ये बताएगा कि एग्जिस्टिंग जो डिपॉजिट्स हैं, मतलब फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की कमेंसमेंट होने से बाद से और आज तक कंपनी का जो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाएगी कि कितने एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैं, उसको मेंटेन करेंगे DPT-4 में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी फॉर्म्स हैं, ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जो किस में कवर हो रहे हैं? DPT-1 जिसके मैंने बात किया फॉर्मेट का ऑफ इशू सर्कुलर, DPT-2 एग्जीक्यूटर्स डीड, DPT-3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, जो कि हमको 31 मार्च तक की इंफॉर्मेशन जिसमें मेंटेन करनी है, मतलब कंटेन होगा, एंड 30 जून तक वो ऑडिट होगा, ठीक है। एंड DPT-4 जो कि स्टेटमेंट है, जो बताएगा एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स, क्लियर है, कितना कंपनी के पास अभी मौजूदा डिपॉजिट्स है। ये चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद में याद रखना, कंपनी सेक्रेटरी जी जो है इंटीमेट कर देंगे बोर्ड डायरेक्टर को कि हाँ जी कंप्लायंसेस एकदम परफेक्ट है। मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए पता नहीं मुझे आपने पहले कहीं पढ़ा हो, बताया नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि याद रखिएगा ये जो वर्क होता है कंपनी PCS से भी करवाती हैं, और कई बार ये वर्क, याद देखिए मैं फिर क्लियर कर दूं, कंपनी का रेगुलर लीगल डिपार्टमेंट भी वेरीफाई करता है। बहुत बड़ा कंपनी होता है, कंपनी का सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट है जो इसे करता है। कई बार कंपनी का साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो अपनी आउटसोर्स कर देती है इस वर्किंग को, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये सर्टिफिकेट वहां से भी लिया जाता है, किससे? PCS से, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। इज इट क्लियर? अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं फटाफट से और देखते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे नोट करके रखा है आपके लिए। सो मॉड्यूल ओपन कर लीजिएगा। सर मेरा मॉड्यूल पता नहीं कहाँ रह गया, मैं तो सर सडनली आपका वीडियो आके देख रहा हूँ, कोई बात नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सुन तो रहे हैं आप ध्यान से। ऑलराइट, चलिए तो चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं बेटा कंपनी सेक्रेटरी के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूँ 4 to 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन प्रोबेबल है एग्जाम में, ठीक है। सो चेक कीजिएगा वेदर the board meeting has been held and a matter of acceptance of deposit has been proposed and the issue of notice for holding a general meeting for obtaining the approval of the shareholders। सर इतना लंबा लंबा कैसे याद करूंगा, कितना सिंपल है रे, चेक करो ना। अभी एक तो ये देखो ना, वेदर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सारे पास एक को अब चेक कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लायंसेस के पर्पज से। तो BM आपने होल्ड किया या नहीं किया ये चेक करना है, ठीक है, प्लस इशू करना है आपको क्या बेटा, इशू जनरल मीटिंग नोटिस भैया कॉल करना है ना, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट में देखो क्या आएगा, अप्रूवल लेना शेयरहोल्डर का बाय SR और OR। देखो अब यहीं पर जो मीटिंग कॉल किया है ना, इसी में बेटा SR या OR लेना है। जब SR OR लेंगे तो इसको MGTM 14 की बात करें, SR फाइल करोगे MGT 14 में विद इन 30 डेज, क्लियर। देखो MGT 14 में 30 डेज के अंदर फाइल करना है SR। बोर्ड मीटिंग टू बी ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ, देखो अब यहाँ पे क्या बोले थे, ड्राफ्ट सर्कुलर, ठीक है, ड्राफ्ट सर्कुलर। अब बेटा देखो यहाँ ध्यान से समझना, इस बोर्ड मीटिंग को फिर एक बार वापस बोर्ड मीटिंग करेंगे हम, एक और बोर्ड मीटिंग होगा, जो दूसरा बोर्ड मीटिंग होगा ना, याद रखना किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो ड्राफ्ट आपका सर्कुलर्स हैं या एडवर्टीजमेंट्स हैं उसको भी तो अप्रूव करना है ना, ठीक है, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स होगी डिपॉजिट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, ठीक है। एंड इसको मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर साइन करेगा, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे, कौन करेगा बेटा, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। क्लियर एकदम? इतना स्पीड से कर दिया सर, क्या स्पीड से, क्या ध्यान सुनो, बोर्ड मीटिंग किया होगा नहीं किया चेक करो, ठीक है, मीटिंग जनरल मीटिंग का प्रॉपर नोटिस कॉल किया नहीं किया है उसको चेक करो, ठीक है। एंड चेक करो कि भैया SR OR पास करने का रिक्वायरमेंट देखो फुलफिल हुआ नहीं हुआ। MGT 14 देखो, फॉर्म MGT 14 फाइल करना होता है, ठीक है, और राइट सर ये भी चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या चेक करो जाकर, और राइट कि सर वो ड्राफ्ट जो सर्कुलर एडवर्टीजमेंट है ना उसको चेक करना है कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अप्रूव करेगा और साइन करेगा बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। याद रखना गड़बड़ हुआ ना, इन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, इनकी अप्रूवल थी इसमें,
यही तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ऑलराइट। एंड फिर इसे क्या करेंगे, कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट अप्रूव बाय द बोर्ड ने जो अप्रूव किया, फाइल विद द रजिस्ट्रार इन डीपीटी फॉर्म, ठीक है। प्लस डिपॉजिट ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। इन्फॉर्म नंबर डीपीटी 2 एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, ऑलराइट। अपॉइंट कीजिएगा और एग्जीक्यूट कीजिएगा क्या, ट्रस्ट एग्जीक्यूट कीजिएगा। सर क्या क्या काम करवा दिया आपने, देखो ना। बोर्ड मीटिंग किया, ऑलराइट सर, जनरल मीटिंग के लिए कॉल कर लिया, ऐसा हुआ जो कि रिक्वायरमेंट थी पास किया 76 में 73 सेक्शन 2 के अंदर बढ़ा दिया अच्छे से ना, नहीं देखा जाके चेक कर लो, ठीक है। एंड बोर्ड मीटिंग का बात करेंगे तो बोर्ड मीटिंग वापस बोला सर हाँ सर्कुलर ड्राफ्ट सर्कुलर अप्रूव करना है सर, ठीक है। एंड उसके बाद में देखो सर ड्राफ्ट सर्कुलर हो गया, अब किसको लेकर आएंगे, डीपीटी 2 वाला वर्क करो। डीपीटी 2 किसका लिए है, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, तो अपॉइंटमेंट किसका करना जरूरी है, डिपॉजिट ट्रस्टी का, ठीक है। चलिए अच्छा यहीं से ऐड कर लो एक और बात, आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस। क्या बोल रहे हैं बेटा, डिपॉजिट इंश्योरेंस। अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस 30 डेज पहले लेना पड़ेगा। देखो आओ देखो, company has entered into a contract for providing deposit insurance at least 30 days before the issue of circular। आपको पता है बेटा इस सर्कुलर में ना सारी डिटेल्स आती हैं, मैं फिर क्या कर दूं आपको, जब हम सर्कुलर इशू करेंगे ना, सर्कुलर किस में जाएगा बेटा, जब हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनो, एडवर्टीजमेंट सर्कुलर की बात कर रहे हैं, डीपीटी 1 में जाएगा, और डीपीटी 1 के अंदर हम डिटेल देनी पड़ती है कि भाई ट्रस्टी जो है उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, ट्रस्टी कौन था, ठीक है, ट्रस्टी की पूरी डिटेल जाएगी। प्लस यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किस कंपनी के साथ में डिपॉजिट इंश्योरेंस लिया गया है, उसका अमाउंट कितना है, सफिशिएंट होना चाहिए, आपको याद होगा। चार्ज क्रिएशन किया गया है एसेट्स पे, वो बताया जाएगा, वो कंप्लीट डिटेल हम देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। फिर रेटिंग लेना जरूरी है। रेटिंग में क्या क्या आएगा, नेटवर्थ, लिक्विडिटी और एबिलिटी टू पे डिपॉजिट्स ऑन ड्यू डेट्स, कि भैया कंपनी पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये मैंडेटरी भी चेक करना। फर्दर इशू सर्कुलर विद आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कॉपी ऑफ द सर्कुलर विद द रजिस्ट्रार। ऑफ कोर्स आरओसी को भी तो टाइम मिलना चाहिए ना भाई, आरओसी सारे चेक करेगा कि क्या प्रॉपर लीगल कंप्लायंसेस हुए नहीं हुए, कंपनी से की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, तो वो सारा चेक करने के बाद में मतलब इसका 30 डेज बाद आप क्या करेंगे, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इशू करेंगे, क्लियर। एंड सर्कुलर हैज बीन इशूड टू मेंबर्स बाय रजिस्टर पोस्ट, भैया रजिस्टर पोस्ट से कर लो, स्पीड पोस्ट कर लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हो। इसके अलावा आपको याद होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में जिसका कंट्री वाइड सर्कुलेशन हो, ठीक है। एंड सेकंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो कि आपका जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, क्लियर। वर्नाकुलर लैंग्वेज सबको पता होगा, लोकल लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेंगलोर में तो वहाँ कन्नड़ में करना पड़ेगा ना, ठीक है, अगर वहाँ का आरओसी है तो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑलराइट, आरओ है नॉट आरओसी। एंड अपलोड अ कॉपी ऑफ सर्कुलर ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी, लोगों को इंटीमेट करने का। एंड मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर, अब कब करना है देखो, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूएंस डिपॉजिट रिसिट्स, डिपॉजिट रिसिट्स इशू करने का 7 दिन के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट रहेगा, इशू डिपॉजिट रिसिट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कब करना है बेटा, विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ मनी। पैसा रिसीव कर लिया, याद रखना, पैसा रिसीव कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा बात है, लेकिन यहाँ पर कंपनी पे बेटा लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, केसेस फाइल हो जाते हैं, सूट फाइल हो जाते हैं कंपनी अगेंस्ट, अगर वही इसमें मिस्टेक करता है, पेनल्टीज लग जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये आपको बहुत सिंसियरली समझना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जाम में ही लिखना है, वहाँ आपका करियर का बात हो रहा है, और चीज बन जाने के बाद अगर यहाँ मिस्टेक कर जाते हो तो आपका एक्चुअल करियर का बैंड बच जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पे अटेंशन, ऑलराइट। तो क्या कर रहे हैं, जब आप मनी रिसीव कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट रिसिट्स इशू करनी है, उसका ड्यूरेशन कितना है, विद इन 2 वीक्स, ऑलराइट। एंड अच्छा यहाँ एक और बात बोल दूं, और रियलाइजेशन ऑफ चेक्स, रियलाइजेशन का मतलब है चेक, जब चेक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कंपनी के नेम से चेक होगा वो क्लियर हो जाएगा तब, ऑलराइट सर। एंड फिर एंट्री कीजिएगा रजिस्टर के अंदर, डिपॉजिट रजिस्टर के अंदर। अब देखो यहाँ पे लिखा है विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूएंस ऑफ डिपॉजिट रिसिट्स। अब ध्यान सुनना बेटा, पैसा आया, ध्यान सुनना, पैसा आया तो उसका 7 डेज के अंदर क्या करना है, रिसिट इशू करना है। रिसिट इशू किया, उसका अगला 7 डेज के अंदर क्या करना है, आपको डिपॉजिट रजिस्टर के अंदर एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। एंड रिटर्न जाएगा डिपॉजिट एंड डीपीटी 3, क्लियर एकदम बच्चे। और डीपीटी 4 में क्या देंगे हम, एग्जिस्टिंग जो आपका डिपॉजिट्स आपका है, मतलब
आज का डेट में कितना उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसका डिटेल देंगे हम कंप्लीट, ठीक है। रिटर्न जा रहा है वो पर्टिकुलरली एवरी ईयर दे रहे हैं, और जब से एक्ट स्टार्ट हो रहा है उससे आज तक के हम जो भी बात कर रहे हैं, एक्ट का मतलब इस अमेंडमेंट्स के बाद से भी DB4 इंट्रोड्यूस होने के बाद से कंपनी को एग्जिस्टिंग जो भी डिपॉजिट्स होंगे उसकी डिटेल देनी है। अब ये सारे काम कंपनी सेक्रेटरी याद रखिएगा कब कर रहा है, जो पास्ट एक्ट प्रेजेंट में वेरीफाई करने के लिए। पास्ट एक बार मैं बोल रहा हूं, मतलब ये सारे एक्ट्स हो गए हैं तो क्या ये एज पर द कंप्लायंसेस ऑफ द लॉ हुए हैं या नहीं हुए हैं वो वेरीफाई कर रहा है। क्लियर एकदम। एक और छोटा सा टॉपिक है, मजे की बात बता दूं, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और प्रोबेबली आ सकता है। तो कस्टमर एडवांसेस की बात करने वाला हूं, बहुत कॉमन टॉपिक है यार, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। सुनो मेरी बात, कस्टमर एडवांस आप लोग खूब कई बार आप लोग खुद किए होंगे काम। आपने जनरली देखा होगा कई बार क्या होता है, आपने कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस किया किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट लेना था, सर्विस लेना था, ठीक है। लेट्स से आपने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी और आपने उसके लिए एक मान लीजिएगा एक पार्टी हॉल आपने बुक किया है, जिसका आपने अपने गेस्ट के उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं वहाँ पर अपने गेस्ट के लिए, ठीक है। अब सपोज आपको पता लगा एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस सपोज, ठीक है, 1 लाख का है, कुछ लोगों की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, हमने देखा होगा यूजुअली आप उनको जाके कुछ एडवांसेस दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का आपका टोटल एक्सपेंसेस होंगे और आपको रेस्टोरेंट के ऑनर या पार्टी जहां से भी आप कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसने बोला कि भैया आप है ना कीजिएगा अभी 20,000 डिपॉजिट कीजिएगा एज एडवांस, बाकी जब सर्विसेज आपको दे दी जाएंगी पूरी तरीके से तो बाकी आप डिपॉजिट कर दीजिएगा। अभी 20,000 रुपीज जो जा रहा है, ध्यान सुनना, ये एडवांसेस जा रहे हैं, किसके पास में जा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस दे रहा है, जैसे रेस्टोरेंट का ऑनर या होटल ऑनर जो दे रहा है आपको, तो ये एडवांसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये एक यूजुअल प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है, आप सब अच्छे जानते हैं। और कहाँ होती है, 2 केसेस में होती है, या तो ऑर्डर का साइज बड़ा हो या वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो आपकी अर्जेंसी हो, आपको लेना ही लेना है, ठीक है, तो आप उसे एडवांस देकर एक तरीके से बुक कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है। या ये कई बार ऑब्जर्व भी किया है कि कॉमन ट्रेड प्रैक्टिसेस भी हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखो ना, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता इसके लिए, ठीक है। अगर दूसरा अगर पॉइंट से बोलूं, ड्रॉबैक बोलूं, तो अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, आपने सर्विसेज प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं करी हैं, तो इन दैट केस आपको वो अमाउंट विद पेनल्टी भी कई बार वापस करना पड़ जाता है। ये जो एडवांसेस आपको पूरे के पूरे वापस करने पड़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फटाक से देखते देखिएगा। समटाइम्स बिजनेस means insist on the customers to make some advance payment. It is generally asked when the value of the order is quite large or things order are very costly, या फिर बहुत बड़ा ऑर्डर है या फिर महंगी चीजें हैं। Customers advances represents as a part of the payment towards the price of the products which will be delivered at a later date. आज आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, आपने एक हॉल बुक कर लिया, पार्टी आपकी होगी 15 दिन बाद, आपने अभी बुक किया है, तो वो सर्विसेज तो बाद में मिलेंगी, बट अभी क्या हो रहा है, आप उसको बुक कर रहे हैं, तो एडवांसेस आपने दे दिए हैं। Customers generally agree to make the advances when the goods are not easily available in the market or there is an urgent need of goods. Now, a firm meet its short-term requirements with the help of customer advances. अब ये जनरली होता है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, 20,000 रुपए का जरूरत पड़ रहा था फर्म को, मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, बट होता है, यूजुअल प्रैक्टिस है, ठीक है। 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 20,000 का भी आपने उनसे एडवांस ले लिया, तो कंपनी की कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ से फुलफिल भी हो जाती हैं, ठीक है, फर्म्स की, कंपनीज की। मैरिट्स की बात करें, इंटरेस्ट फ्री है, सिंपल सी बात है, इस पे इंटरेस्ट कोई चार्ज होता नहीं है। देन नो टेंजिबल सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड, जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं कि आप कभी भी एडवांसेस रिसीव कर रहे हैं, मतलब मैं कहीं से एडवांस आप ले रहे हैं तो उसके बदले सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, एन अमाउंट ऑफर्ड एज एडवांस इंटरेस्ट फ्री, हेंस फंड्स आर अवेलेबल विदाउट इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल बर्डन एंड सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी टेंजिबल सिक्योरिटी व्हाइल सीकिंग एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर्स, थस एसेट्स रिमेन फ्री ऑफ चार्ज एंड नो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। नो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दो और फिर पेमेंट भी नहीं करना, ऐसा नहीं है। देखो मनी रिसीव्ड एज एडवांस इज नॉट रिफंडेड, हेंस देयर आर नो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन विल बी हैपेंड ओनली इन दैट, इन व्हिच केस व्हेन यू विल नॉट एबल और इफ यू नॉट फुलफिल योर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करते तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये नहीं होता है कि भाई एडवांस ले रखा है और कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पूरा हो गया है, उसके बाद आपको रिफंड वापस करना है। एडवांसेस एग्जिस्ट होता है, जानते हैं अच्छे से। तो 3 ये मैं आपको बता दूं, एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आया है ये, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पे अटेंशन, ऑलराइट। इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा सर, इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, टेंजिबल सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है सर, इंटेंजिबल हजी नहीं है, ठीक है, एंड नो रिपेमेंट क्लॉज।
खराबी क्या है, लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा ना, जब तक सर्विसेज 15 दिन के बाद आपका पार्टी हो जाएगा, आफ्टर 15 डेज आपकी पार्टी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपने 15 दिन बाद आपकी जो अपने पार्टी कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं, होटल में पार्टी कर रहे हैं, 15 दिन बाद हो जाएगा। तो एडवांस सिर्फ 15 डेज के लिए, तो सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। द अमाउंट एडवांस बाय द कस्टमर सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर, बोरोअर नीड मे बी मोर देन द अमाउंट ऑफ एडवांसेस। अब यार हो सकता है कि बोरो का जो ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है ना, लेकिन वो ये एडवांस तो लिमिटेड पीरियड के लिए ही मिला हुआ है। लिमिटेड पीरियड की बात करें, लिमिटेड अमाउंट एंड लिमिटेड पीरियड, द पीरियड ऑफ द कस्टमर्स एडवांस इज ओनली अप टू द डिलीवरी गुड्स। ऑफ कोर्स मैंने उल्टा बोल दिया, याद रखिएगा, पहले लिमिटेड पीरियड बोल दिया है, वही हम बोलेंगे लिमिटेड अमाउंट की बात करेंगे। लिमिटेड अमाउंट के अंदर भी क्या होगा समझो ना, आपको पैसा मिला कितना है, जितनी आपको, देखो समझो, अब आपको मान लीजिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बोला आपने 1 लाख रुपीस का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, आपने उसको एडवांस दिया आपको 20,000, हो सकता है आपकी नीड हो 40,000, ठीक है, 40,000 आपकी नीड हो, आपकी बिजनेस की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अब प्रॉब्लम क्या क्या, यहाँ एडवांस तो लिमिटेड ही रहेगा सर, 50% तो दे नहीं रहे, 60-70% नहीं दे रहे हैं, जो उसको सफिशिएंट रहे। सेम वही यहाँ पे देखा जाए, जो एडवांस मिली है वो लिमिटेड पीरियड के लिए मिल रही है, वही हम यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ कस्टमर एडवांस इज ओनली अप टू द डिलीवरी गुड्स, कैन नॉट बी रिव्यूड of course or renewed, and payment in case of a non-delivery of goods. Generally advances are subject to the condition that in case goods are not delivered on time, अभी बताया था आपको, the order would be cancelled and the advance would have to be refunded along with the interest. सर अब लग जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि अगर क्या कर दिए गड़बड़ की, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन टाइमली फुलफिल नहीं किया है, तो फिर क्या हो जाएगा सर, रिफंड भी वापस कीजिए विद इंटरेस्ट। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज प्रोफेशनल स्टूडेंट्स 11 जुलाई को याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग का टेस्ट है, चैप्टर 2 आप लोगों को इन्फॉर्म एडवांस में कर दिया है, जिनको पता नहीं है उन्हें हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा और आने वाले एग्जाम्स में अजम्पशन की पूरी श्योरिटी रखिएगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।